हड्डियां वड्डियां टूटेंगी मेरी, मुझे लग रहा है इसकी वजह से। ठीक यहाँ पे कुछ ना नीचे लगाना पड़ेगा। चलो लाइव हो ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आओ, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइव आइए, जल्दी जल्दी लाइव आइए, 1 से 2 मिनट में। एक कह रहे मैम क्या हुआ? अरे बेटा ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना जिसपे चलते हैं, वो थोड़ा सा ना एक्चुअली पता नहीं टेढ़ा सा लगा हुआ है। कल परसों मैं क्लास ले रही थी, पाँव पूरा ऐसे खिसक गया, तो इसका ना बैलेंस नहीं बना हुआ। तो मुझे लग रहा है इधर की तरफ मुझे कुछ कार्टून वार्टून इसके नीचे लगाना पड़ेगा। मैं वही देख रही थी कि अगर किसी दिन मैं गिर गई क्लास में तो एक तो मुझे चोट लगेगी, वो अलग, और आप लोग मेरा मजाक बनाओगे वो अलग है। कल परसों में गिरते गिरते बची, लेकिन कल परसों में वो क्लास कंप्लीट कर चुकी थी। अगर क्लास के बीच में ऐसा होता तो बच्चे तो मजाक बना देते मेरा पूरा ही। इसलिए चलो आओ फिर लाइव आओ सब लोग, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम 1 मिलियन की पार्टी, 1 मिलियन की पार्टी दे दी मैंने टीचर्स को, ठीक है, हो चुकी है हम लोगों की पार्टी। कल रात को हम पार्टी करने तो गए थे, सारे टीचर्स आएंगे, फोटोज आएंगे, आपको दिखाएंगे। टीचर्स पीछे ही पड़ गए सारे कि भाई पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। हमने कहा हाँ भाई पार्टी तो बनती है, चलो फिर पार्टी करते हैं। तो हम लोग कल पार्टी करने गए थे। चलो खाना वाना खाया था बढ़िया, है ना, और फिर डांस भी किया था। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गर्दन में दर्द भी हो रहा है, पता नहीं। मुझे लगता है कॉलेज टाइम के बाद मैंने कल ही डांस किया होगा थोड़ा बहुत। वैसे मुझे कोई डांस वांस आता नहीं है, थोड़ा बस हिल विल लेते हैं, वो तो हर किसी को ही आता है इतना हिलना मिलना। तो बड़ा नहीं, पता नहीं इस गर्दन में भी आप देख रहे होंगे मैं ज्यादा इसको हिला ही नहीं रही, इधर दर्द हो रहा है। आओ फिर लाइव आ चुके हैं सभी बच्चे, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। हाँ जी, सीमा पाल ठीक है, अनिल कुमार मैम शिमला टूर पे? अरे नहीं, बहुत ठंड है यार शिमला पे, और कहाँ शिमला विमला जाने का टाइम है बेटा, अभी टाइम किधर है शिमला विमला जाने का। एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है आप लोगों की, और इस समय इतना पढ़ाना है, इतना बर्डन है, क्या बताएं आपको। नई साल पे देखेंगे, न्यू ईयर पे मैं हर साल 5-6 दिन के लिए बाहर जाती हूँ। अगर नहीं जाऊं ना तो खोपड़ी फट जाए पढ़ा पढ़ा के इस कैमरे के सामने। ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा टफ होता है बेटा। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। पिंकी मैम भी थक गई थी डांस कर। पिंकी मैम बड़ा अच्छा डांस करती है यार, हमें तो आता ही नहीं है, बाकी सब लोग अच्छा डांस करते हैं। अंकुर सर तो और ही गजब डांस करते हैं। अंकुर सर तो बहुत बढ़िया, कल इतना अंकुर सर की वीडियो आएगी, दिखाऊंगी मैं आपको, क्या ही तो डांस करते हैं वो। चलो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था बेटा? हमारा चैप्टर चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम। याद तो होगा कि भूल गए? एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। मैंने कहा था थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा। अंतःस्रावी तंत्र। और जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें इसके अंदर क्या पढ़ने थे मैम? हमें ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, किसके बारे में पढ़ना है? ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। और ऐसी ग्रंथियां जो क्या बनाती हैं? हार्मोन प्रोडक्शन करती हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अब हार्मोन क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, वो तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा भी दिया था, है ना। और जब मैंने कहा था लास्ट क्लास में, कार्टून सा डायग्राम बना के मैंने बताया था कि हार्मोन, टोटल हार्मोन बनाने वाली कितनी ग्लैंड्स होती हैं, तो हमारे बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो क्या बनाती हैं? हार्मोन बनाती हैं। और हार्मोन कहाँ मिक्स होते हैं? हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, और हार्मोन्स अपने टारगेट पार्ट पे जाके काम करते हैं। अब हमें ये 9 की 9 पढ़नी है। 1 नंबर पे सबसे पहला लिखोगे थायराइड ग्लैंड। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप कहोगे मैम पहले पिट्यूटरी पढ़ाओ, कोई भी पढ़ लो। 1 नंबर पे लिखोगे थायराइड ग्लैंड। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा अवटु ग्रंथि। बेटा अक्सर ना हिंदी में थायराइड ही ग्रंथि लिखा हुआ आता है, लेकिन कभी कभार हिंदी, कभी कभी शुद्ध हिंदी भी टाइप कर देता है एग्जामिनर। तो अवटु ग्रंथि भी आ जाए तो घबराना नहीं है कि क्या है, थायराइड ग्लैंड को ही हिंदी में अवटु ग्रंथि कहा जाता है। जब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जितनी भी एंडोक्राइन है, बोले तो 9, इन 9 में से सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? यही होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मत लिख देना, या ना ही स्मॉलेस्ट ग्लैंड लिखना। इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओह क्या हो गया?
छोटी कैसे हो गई, लार्जेस्ट होती है ये तो। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मेरे दिमाग में पिट्यूटरी चल रहा था, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, छोटी नहीं होती बेटा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी कौन सी बताई थी कि 1 नंबर पे तो अपन को क्या करना है सबसे छोटी में, पीनियल। लेकिन पीनियल ना ऑप्शन में हो तो हम किसको सही करके आएंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो सबसे बड़ी पूछे तो थायराइड हो गई है, छोटी पूछे तो वो बाद में पढ़ेंगे। कहां होती है बेटा, हमारे थ्रोट में, गले में, या तो थ्रोट लिखा हुआ आ सकता है या नेक, वैसे ज्यादा अच्छा होगा नेक, गर्दन में होती है, हमारी गर्दन में होती है, कुछ इस हिस्से में, इस वाले हिस्से में होती है। जब बात करते, कभी कभी एग्जामिनर थ्रोट भी टाइप कर देते हैं, हालांकि थ्रोट नहीं होता, गला तो ये वाला पार्ट हो गया ना, गला तो ये अंदर वाला, इसको गला बोलते हैं। लेकिन कभी कभार आ जाता है एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अच्छा आंसर इसका नेक है कि गर्दन में होती है ये। जब बात करते हैं कैसी होती है बेटा, कुछ आपको ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी सी बनी हुई दिखेगी, ये ऐसी सी, ये देखो। क्वेश्चन आता है कि अल्फाबेट किस अल्फाबेट की जैसी दिख रही है, तो आपको ये कुछ ऐसा सा एच बना हुआ दिख रहा है, इस तरीके से कुछ एच बनी हुई दिख रही है, ये देखो। तो ये एच आकार की ग्रंथि होती है। तो कभी भी आपसे पूछ लिया कि एच शेप ग्लैंड कौन सी है, वो कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार एच आकार का है। ये आप देखो, दिखने में आपको बटरफ्लाई जैसी दिख रही है, ये तितली जैसी दिख रही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सी ग्रंथि है जो एच आकार की है और तितली की जैसी है, बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि है, तो आप क्या बताओगे, वो थायराइड ग्लैंड ही होती है। अब बात आती है कि थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, इससे बनने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि इससे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, वो सुनिएगा पहले, ठीक है। इससे जो हार्मोन बनते हैं, बेसिकली 2 हार्मोन तो बड़े फेमस हैं बेटा। इससे 2 हार्मोन, कभी कभी आपने देखा होगा, आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर लिख के देता है कि अपना TSH का या T3 का या T4 का टेस्ट करवा लो। कभी ऐसे बोला है आपको, हाँ कभी ऐसा बोला है डॉक्टर ने, चेक करो। स्पेशली लड़कियों में बहुत जल्दी इंबैलेंस हो जाता है ये, तो लड़कियों के अंदर अक्सर ये हार्मोन कम या ज्यादा होते रहते हैं। जब बात करते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन, तो उस हार्मोन से पहले आपको 2 पॉइंट इधर नोट करने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। क्या इससे निकलने वाले हार्मोन जो हैं वो अमीनो एसिड वाले हार्मोन होते हैं, मतलब वो किसके बने हुए होते हैं, वो अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने साफ साफ बताया था कि हार्मोन अमीनो एसिड के बने हुए हो सकते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं, और हार्मोन स्टेरॉइड के बने हुए हो सकते हैं। तो ये जो हार्मोन हैं ये किसके बने हुए होते हैं, तो आप बताओगे ये अमीनो अम्ल। और कौन सा अमीनो अम्ल, टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो अम्ल। तो जरा लिख दीजिए नोट डालकर पॉइंट में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो कौन से अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो आप बताओगे वो टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो टायरोसिन अमीनो एसिड, दूसरा इस हार्मोन को बनाने के लिए एक मिनरल की जरूरत होती है, और वो कौन सा मिनरल, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन चाहिए होता है इन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, और अगर इन दोनों की ही कमी होगी ये हार्मोन नहीं बन पाएंगे बेटा। तो एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, अमीनो एसिड वाला भी और आयोडीन वाला भी। तो आयोडीन चाहिए इस हार्मोन को बनाने के लिए। अब बात करते हैं इससे कौन कौन से हार्मोन। तो बेटा इससे 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। पहले हार्मोन होते हैं उन्हें बोला जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। इससे निकलने वाले जो पहले हार्मोन होते हैं उन्हें कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। और एक बात बता दूं आपको, ये थायरोक्सिन हार्मोन अप्रोक्स 98% में रिलीज करती है। बाकी 2% में ये एक दूसरा हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। जिसका नाम क्या होता है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कैल्शियम, तो कुछ ना कुछ कैल्शियम से रिलेटेड कोई हार्मोन होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब 2% में कैल्सीटोनिन और 98% में इसने क्या बनाया है, 98% में इसने
थायरोक्सिन हार्मोन बनाए हैं। और यही थायरोक्सिन हार्मोन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है T3, दूसरा है T4। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि T3 और T4 हार्मोन कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। T3 का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई आयोडोटायरोसिन, ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन। लिख दीजिए, ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन। इसे कहा जाता है T3 और T4 को कहा जाता है टेट्रा आयोडोटायरोसिन। T4 को देखो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो इसे कहा जाता है टेट्रा आयोडोटायरोसिन। टायरोसिन हिंदी में सेम नाम है बेटा, लिख दीजिएगा कि टेट्रा ट्रायो आयोडो थायरोक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है T3 का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताओगे? ट्राई आयोडो टायरोसिन। T4 का फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा आयोडो टायरोसिन। और ये दोनों ही हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं? ये दोनों ही हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। कितने परसेंट में? 98% में। और 2% में कौन सा निकलती है ये? कैल्सीटोनिन। मैंने कहा टायरोसिन तो देखो टायरोसिन, मैंने कहा आयोडीन तो देखो बेटा आयोडीन। तो टेट्रा आयोडीन, 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल जब टायरोसिन के साथ जुड़ते हैं तो T4 बनता है। और जब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल किसके साथ आप बताओगे बेटा? टायरोसिन के साथ जुड़ता है तो आप बता दोगे तब क्या बनता है? T3 हार्मोन। तो T3 और T4 थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। अब पहले देखेंगे कि इन दोनों के फंक्शन क्या है, मतलब ये दोनों कौन से हार्मोन हैं? या तो थायरोक्सिन हार्मोन बोलिए इन्हें, या हम इन्हें क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन क्या काम करते हैं? थायराइड हार्मोन के फंक्शन, ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं? तो इन दोनों हार्मोन के फंक्शन एक साथ लिखिए बेटा। इनके फंक्शन एक साथ लिखिए। एनडीए के एग्जाम में बड़ा ही यहां से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? इसके फंक्शन से। इनका सबसे पहला फंक्शन लिखिए, ये हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। और सबसे मेन फंक्शन इनका यही होता है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखते हैं या बैलेंस करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? ये चयापचय की दर पर संतुलन बना के रखते हैं। चयापचय की दर, मेटाबॉलिक रेट। आपको मैंने जब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वहां साफ साफ बताया था कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उन सारी रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे डाइजेशन, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे रेस्पिरेशन, ये सब क्या होती हैं? ये मेटाबॉलिक रेट होती, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। इनको एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म या चयापचय कहा जाता है। तो कहने का मतलब हमारे बॉडी में एक दिन में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस की रेट को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन से हैं? आपके थायराइड हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? थायराइड हार्मोन है। और यही एग्जाम का क्वेश्चन है। एक बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वो कौन से हार्मोन हैं जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। भाई साहब, अगर मेटाबॉलिक रेट कम है तो ये बढ़ा देंगे, ज्यादा है तो ये कम कर देंगे। बैलेंस करने का मतलब यही तो है कि कितनी जरूरत है उस समय उतनी उसको बैलेंस कर देते हैं। तो अगर मेटाबॉलिक रेट स्लो चल रही है फास्ट कर देंगे, फास्ट चल रही है स्लो कर देंगे। तो एक बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वो कौन से हार्मोन हैं जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। तो बेटा कौन से हार्मोन है? थायराइड हार्मोन से। उन्हें बनाता कौन है? तो क्या बताओगे? थायराइड ग्लैंड बनाती है। पहला फंक्शन। दूसरा, ये हार्मोन हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। ये किसको रेगुलेट करते हैं? हमारे बॉडी टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को भी बैलेंस्ड रखने का काम करते हैं या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। लिख दीजिएगा, ये हार्मोन शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं। अब बेटा कैसे? सुनिए,
जब कभी भी आपके बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाता है तो उस समय ये हार्मोन उसको वापस, कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो उसे कम करने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बॉडी के टेम्परेचर को एक ब्रेन का भी पार्ट था, आपको याद है, मैंने पढ़ाया आपको, हाइपोथैलेमस। तो वो ब्रेन का पार्ट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और ये हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे बॉडी में पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, किसको? पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखते हैं। पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करते हैं बेटा, कि किस ऑर्गन के पास कहां पर कितना पानी की मात्रा है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। जब मैंने बॉडी टेम्परेचर लिख दिया तो वहीं पर अपने आप में आपको समझ भी जाना चाहिए। आप जानते हैं अगर हमारे बॉडी में पानी कम ज्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन आ सकता है, उसमें कम ज्यादा हो सकता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक वैसे ही बेटा यहां पर आप बताओगे कि पानी की मात्रा पर संतुलन बनाने का, रखने का काम यही हार्मोन करते हैं। अगला और लास्ट, ये हार्मोन हमारे बॉडी का बीएमआर रेट, बीएमआर को बैलेंस करके रखते हैं। अब ये बीएमआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट हिंदी में लिखो आधार उपापचयी दर। आधार उपापचयी दर, आधार उपापचयी दर को संतुलित करके रखते हैं। मैंने आपको एक बताया था बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ऊपर अपना वेट लिखो, ऊपर अपना हाइट लिखो, वेट लिखो, बीएमआई निकल जाता है। बताया था ना ये निकालना। बॉडी मास इंडेक्स अलग चीज होती है, बीएमआर अलग होता है। बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है इसे ध्यान से समझना। ये बात मैं कितनी बार बता चुकी हूं कि हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज होता है और उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन, और जैसे ही ऑक्सीजन तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस क्या बनती है? एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। बताइए ना ये बात बता रखी है ना मैंने। तो हमारी सेल्स किस रेट से इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही हैं और किस रेट से यहां से जो एनर्जी बन रही है उस रेट को सेल्स काम में ले रही हैं, यूटिलाइज ले रही हैं, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, इस रेट को कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर। एक बार फिर से सुनो, सेल्स, टिश्यूज, सेल्स या टिश्यू जो भी आपको डेफिनेशन लिखी मिलेगी उसमें दोनों टर्म सही है। कोशिकाओं और उत्तकों के द्वारा किस रेट, किस दर के साथ इस ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा रहा है, कितना ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर रहे हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और कितना एनर्जी यहां पे बन रहा है और उसमें से कितना एनर्जी हमारी सेल्स खर्च कर रही हैं और कितना एनर्जी स्टोर कर रही हैं, इस रेट को कहा जाता है बीएमआर। इसे कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसे क्या कहा जाता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा सुन लीजिए। अब एग्जामिनेशन की माइंड से अगर चलें तो कैसे क्वेश्चन आएंगे? कौन से हार्मोन मेटाबॉलिक, ये बेटा इसको स्टार करना, ये हर एग्जाम का क्वेश्चन है। कौन से हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, मेंटेन करते हैं? हमेशा आंसर थायराइड हार्मोन, T3 T4। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले हार्मोन क्या बताओगे आप? कौन से हार्मोन? थायराइड हार्मोन। पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने वाले हार्मोन कौन से? थायराइड हार्मोन। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने वाले हार्मोन कौन से? आप बताओगे बेटा थायराइड हार्मोन। ये चार मेन फंक्शन हैं आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के, और यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 98% में यहां पर थायराइड हार्मोन्स निकले हैं, और जो मेन होते हैं, कैल्सिटोनिन तो बेटा मेन नहीं है, वो सिर्फ 2% में निकलता है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन को इतना जरूरी नहीं है। कैल्सिटोनिन का फंक्शन मैं अभी बता रही हूं आपको कि क्या फंक्शन होता है, वो मैं अभी बता देती हूं आपको, ठीक है। जब कैल्सिटोनिन की बात करते हैं,
ये थायराइड हार्मोन लिख लिए होंगे आपने, इतना ही याद रखना है। मैंने कहा ना कि 2 टाइप के हार्मोन बनाता है, कुछ समझ में आया कैल्सीटोनिन कहां से आ गया अचानक से? सुनो, ये देखो 2 टाइप का बनाता है ना, थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन तो हो गया T3 T4, और कैल्सीटोनिन 2% वाला। तो ये कैल्सीटोनिन क्या काम करता है? कैल्सीटोनिन किससे रिलेट कर रहा है? कैल्शियम से। लग रहा है ना कैल्शियम जैसा? कैल्सीटोनिन किसके जैसा? कैल्शियम से रिलेटेड सा लग रहा है ना? कैल्सीटोनिन सिर्फ कितने % में बन रहा है? 2% में। ये क्या करता है? अब आप लोग एक कमेंट करके मुझे एक बात बताओ, हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है कि नहीं होता है? कहां कहां होता है कैल्शियम? जल्दी बताओ बेटा, हमारे बॉडी में कैल्शियम कहां कहां पाया जाता है? ये आप लोग बताओगे मुझे जल्दी, प्लीज। चलो जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ, कहां कहां कैल्शियम होता है? यस, एक बच्चे ने बोला खून में होता है, बहुत बढ़िया। देखो कैल्शियम कहां कहां होता है। हमारे बालों में कैल्शियम है, हमारे नाखूनों में कैल्शियम है, हमारे किसमें बाल, नाखून और आपके दांतों में भी कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, लेकिन इसके अलावा हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। और अगर आपने मेरे से ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर बताया था कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है वो क्या करवाता है? ब्लड का क्लोट करवाने में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है वो। और इसी ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है? तो आपको लिखना है, यह है हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। इट मेंटेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन ब्लड। ये बाकी सब का मतलब नहीं है इसे कि किसके पास कितना है, इसे मतलब है कि ब्लड के पास कितना कैल्शियम है। और जिस दिन अगर हमारे खून में कैल्शियम ज्यादा हो गया, एक्सेस कैल्शियम हो गया, यह हार्मोन आएगा और अपने साथ जितना ज्यादा कैल्शियम है, कहां का? खून का, ब्लड का, उसे अपने साथ बहा के ले जाएगा और किसके पास छोड़ आएगा? बोन्स के पास छोड़ आएगा। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन। तो इस तरीके से वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। किसी दिन अगर खून ज्यादा हो गया, हमारे खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई, उस दिन यह हार्मोन आएगा और अपने साथ बहा के ले जाएगा कैल्शियम को। कहां? हड्डियों के पास। लेकिन कौन सा कैल्शियम? जो ज्यादा है, कम को नहीं, ज्यादा है। मैं 2 बातें बोल रही हूं, ध्यान से सुनना, दोनों बातों का मतलब सेम है। अगर खून में कैल्शियम ज्यादा है तो उस ज्यादा मात्रा के कैल्शियम को हड्डियों के पास छोड़ आता है। या मान लो किसी हड्डी के पास कैल्शियम की कमी हो गई और उसे पता है कि भाई साहब खून में कैल्शियम ज्यादा है, तो हड्डी कहां से मंगवाएगी? इस खून से मंगवाएगी। तो बुक्स वाले ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह हार्मोन कब काम करता है? जब हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी है। बात बराबर है बेटा, बात बराबर है बेटा, है ना? ठीक है, वीडियो नहीं चल रहा है क्या? वीडियो नहीं चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? बच्चा कह रहा है मैं इतनी देर से पढ़ाए जा रही हूं यार, एरर आ रहा है कुछ। एक बार कमेंट करना, जल्दी बताना क्या वीडियो नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है यार। इंद्र कुमार, क्या हो गया आपको बेटा? क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है, मैं तो डर गई, भयंकर। ठीक है, तो ये हार्मोन जब एक्सेस कैल्शियम हमारे खून में हो जाता है तो उसी को ट्रांसफर करके आ जाता है हमारी हड्डियों के पास। थायराइड ग्लैंड गले में बटरफ्लाई जैसी T3 T4 रिलीज करती है। T3 T4 का मेन काम होता है हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिक रेट है उसे बढ़ाना या कम करना, उसको मेंटेन करना। बाकी सब तो सेकेंडरी काम है। कैल्सीटोनिन 2% पे बनाती है। 2% में जो कैल्सीटोनिन बनता है वो क्या करता है? जितना ज्यादा मात्रा का कैल्शियम खून में है उसे हड्डियों के पास पहुंचा के आ जाता है। अब बात करते हैं इस ग्रंथि के डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर का मतलब है इस ग्रंथि से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं आपके बॉडी में।
मतलब इस ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन हैं, अगर किसी दिन वो कम हो गए तो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना, बस वही बहुत है, ठीक है। इन बीमारियों के नाम याद कर लेना। मैंने कहा था ना बीमारी वाले चैप्टर में कि कुछ हार्मोन वाले चैप्टर में बीमारियां आएंगी, आ गया वो समय। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कम हो जाए तो क्या और ज्यादा हो जाए तो क्या। अगर इन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपो का मतलब होता है बेटा कम बनना, अगर इनका अल्प श्रावण हो जाए, अल्प श्रावण का मतलब है कम बने, तब क्या होगा, या बेटा इनका हाइपर सिक्रेशन हो जाए। और हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है अधिश्रावण, ज्यादा बन गए। एक बात बताऊं, हार्मोन ना कम होने चाहिए ना ज्यादा, ऑलवेज बैलेंस्ड होने चाहिए। हार्मोन कम हुआ तब भी बीमारी, ज्यादा हुआ तब भी बीमारी। इसलिए तो बोलते हैं आप मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए यार, डॉक्टर ने कहा है, क्या करूं मैं, डॉक्टर ने कहा ये दवाई खाओ, आपके थायराइड इम्बैलेंस हो गया है, ऐसे बोलता है ना। तो इसीलिए कहता है वो, क्योंकि हार्मोन कम भी होने से खतरनाक है और ज्यादा होना भी खतरनाक है। और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन अगर कमी आ जाए तो कौन कौन सी बीमारी होती है, सबसे पहली होती है क्रेटिनिज्म। एक नंबर पे लिखेंगे क्रेटिनिज्म, नाम ही याद कर लो ना, बहुत है, एग्जाम में नाम ही आते हैं। हिंदी में बोलते हैं जड़ वामनता। जड़ वामनता क्या होता है इस बीमारी के अंदर, सबसे पहला तो आप बताओगे बेटा ये बीमारी अक्सर बच्चों में देखी जाती है, चिल्ड्रंस में होती है ये बीमारी, अक्सर ये बच्चों में देखने को मिलती है। जिन बच्चों के अंदर हार्मोन ये प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, उन बच्चों का एक तो आईक्यू लेवल कम हो जाता है, उनका आईक्यू लेवल घट जाता है, कमी आ जाती है, उनके ब्रेन का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, दिमागी तौर पे ये बच्चे कमजोर होते हैं, मेंटली ये बच्चे क्या होते हैं, फिट नहीं होते हैं, अनफिट होते हैं, कमजोर होते हैं, और इनके शरीर का भी वजन कम रहता है, दुबले पतले रहते हैं, लिख दीजिएगा, दुबले पतले रहते हैं एकदम, शरीर का वजन कम रहता है, हड्डियां वड्डियां भी प्रॉपर नहीं, सूखी सी भी होती हैं, पतली सी रहती हैं, और ये जनरली बच्चों के अंदर होता है, उनका आईक्यू लेवल घट जाता है, मेंटली कमजोर होते हैं, दुबले पतले रहते हैं। जिन बच्चों के अंदर थायराइड हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाती है 7, 8, 10 साल तक, तो इसे क्रेटिनिज्म या जड़ वामनता कहा जाता है। एग्जाम में ये कभी नहीं आएगा कि जड़ वामनता में क्या होता है, ये आएगा कि क्रेटिनिज्म किसकी डेफिशिएंसी से होता है, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट आता है आपका कम होने से गोइटर। गोइटर को हिंदी में कहा जाता है घेंगा रोग या कहा जाता है गलगंड रोग, दोनों में से जो भी आ जाए आपका आंसर सही होगा। मैंने कहा थायराइड हार्मोन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन, और जब आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन भी तो नहीं बन पाएंगे भाई। जब आयोडीन की कमी है तो थायराइड हार्मोन भी तो ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, तभी तो हमने लिखा है हाइपोसिक्रेशन। तो अक्सर एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक कि गोइटर थायराइड हार्मोन के कम निकलने से होता है या ज्यादा, तो कम निकलने से होता है। उसको ऐसे याद कर लेना कि भाई जब आयोडीन कम निकला तो ये हार्मोन भी कम बने, तो हाइपोसिक्रेशन से तो हुआ ये। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। क्या होता है इस घेंगा रोग में, गले वाला पार्ट, ये थायराइड ग्लैंड है ना, ये सूज जाती है बेटा, गले वाले पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, इस हिस्से में थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, फूल के बाहर की तरफ निकल आता है, फिर इस पार्ट में पस पड़ जाता है, और बच्चा क्या जिसमें भी होगा वो प्रॉपर खाना वाना नहीं खा पाता है, क्योंकि माउथ से नीचे की तरफ खाना नहीं जा पाता है, और उस इंसान की डेथ भी हो जाती है। बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए बोलते हैं नमक अच्छा ही खाएं, कम खाएं भले। अच्छे का मतलब क्या है, आयोडीन भरपूर खाएं। हो गया बात, क्योंकि नमक से ही तो हमें आयोडीन मिलता है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन भी कम बनेंगे, और जिसकी वजह से गोइटर हो जाता है। अगला माइक्सोडेमा, अगला आता है माइक्सोडेमा, हिंदी में माइक्सोइडीमा सा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये जनरली लड़कियों में होता है बीमारी, ये बीमारी गर्ल्स में होती है। मैंने कहा ना लड़कियों में ना बहुत ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, तो अक्सर हार्मोन इम्बैलेंस से होने वाली बीमारियां लड़कियों में ज्यादा मिलेंगी लड़कों के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है, लड़कियों का वजन बढ़ जाता है। नहीं सुना आपने किसी लड़की से, यार मेरा ना अचानक से वजन बढ़ गया क्योंकि मेरा ना थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो रखे हैं, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है।
आप कभी किसी लड़की को बोलना तुम तो अचानक से मोटी होगी, 2 साल पहले मिला था तब तो तुम पतली थी, पता क्या कहेगी, चाहे उसे हो ना हो तो कहेगी। मेरी एक फ्रेंड है, मुझे पता है उसे कुछ नहीं थायराइड वायराइड, अगर होता तो दिन में 1 टैबलेट खानी पड़ती है थायराइड के लिए, वो भी अचानक से मोटी होगी। हम लोग मिले थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया दीपशिका, इतनी मोटी कैसे होगी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है ना। तो वो आसान होता है उनको बोलना, ठीक है। तो आप बताओगे कि इसमें वेट गेन हो जाता है अचानक से लड़कियों का, और दूसरा उनकी जो स्किन है ना वो ड्राई होके फटने लग जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाता है और वो फटने लग जाती है एकदम। विंटर्स में तो बहुत ही गंदी सी स्किन हो जाती है, डेड सेल्स इसे उतरती रहती हैं और स्किन फट जाती है। नेक्स्ट, उन लड़कियों का मेंस्ट्रुअल फ्लो में भी प्रॉब्लम होती है, उनके मासिक धर्म चक्र जो हर मंथ लड़कियों के मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण उनके बहुत सारे हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम भी लड़कियों को देखने को मिलती है। तो ये होता है माइक्सोएडेमा। नेक्स्ट आता है कमी होने से हाशिमातो डिजीज। हाशिमातो डिजीज हिंदी में कहा जाता है हाशिमातो रोग, हिंदी में हाशिमातो रोग कहा जाता है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है बेटा, तो ये भी कम बनने से होता है और इसमें क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स मर जाती हैं। थायराइड ग्रंथि के अंदर जो सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं और मरने के बाद उन सेल्स के लिए आप अगर कोई भी दवाई ववाई कुछ भी खाओगे तो वो दवाई एक जहर की तरह काम करेगी, मतलब कोई असर ही नहीं होता है, सेल्स मर जाती हैं और थोड़ी सी सेल्स मरेंगी तो बाकी सारे एरिया की सेल्स को मार देती हैं। इसलिए इस बीमारी का दूसरा नाम पड़ता है सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि की सुसाइड हो जाना, अपने आप मार लेती हैं। मान लो कि 10 सेल हैं तो 10 में से 2 सेल्स मर गई तो वो 2 बाकी के 8 को और मार लेती हैं अपने साथ, और ऐसी कंडीशन में जो भी दवाइयां दोगे वो जहर की तरह काम करती हैं इंसान के लिए। तो इसे कहा जाता है हाशिमाटो डिजीज या सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या इसे नाम दिया जाता है। तो 4 बीमारियां हैं जो कम निकलने से होती हैं। एक बार मेरे साथ इनके नाम देखो कौन कौन से। क्रेटिनिज्म भी कम निकलने से, गोइटर भी कम निकलने से, माइक्सोएडेमा भी कम निकलने से और हाशिमाटो डिजीज भी कम निकलने से। और जब मैं बात करती हूं बेटा हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, जब ये हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे तो एक बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी? तो वो होती है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स रोग हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में कहा जाता है ग्रेव रोग। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा ग्रेव रोग कौन से हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होता है, तो थायराइड। इसमें क्या होता है, ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। वजन बढ़ेगा, सॉरी वजन कम होगा, वजन बढ़ तो वहां रहा था ना, इसमें वजन घटेगा। वजन घटेगा, कितनी डाइट इतनी अच्छा लेगा वो, आपने देखा नहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं एकदम दुबले पतले, उनकी डाइट देखना आप, बैठे बैठे 10 रोटी खा जाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं मेरे जैसे लोग जिनकी डाइट बहुत कम है और वो मोटे रहते हैं हमेशा, है ना। बोलते ना यार ये फलाना इंसान कितना ही खा ले, इसे तो लगता ही नहीं है, क्योंकि बेटा उनका जो हार्मोन्स है थायराइड वो हाइपर सिक्रेशन में रहते हैं, इसलिए उनका वजन कम रहता है चाहे वो डाइट कितनी भी ले। और नेक्स्ट आप बताओगे उनकी आंखों का पुतली बाहर आ जाती है, आंखों की जो पुतली है वो बाहर आ जाती है। देखा होगा आपने कभी दुबले पुतले लोग, मुंह पे कुछ है ही नहीं फैट वेट और आंख की पुतली ऐसे आ जाती है बाहर। और साथ में उनका बीपी हमेशा हाई रहता है, बीपी हाई रहता है। थायराइड हार्मोन जब ज्यादा होते हैं तो उस इंसान का बीपी हाई हो सकता है, तो एक रीजन बीपी हाई होने का यह भी होता है। ठीक है, तो ये बता देना बेटा, ये 5 बीमारियों के नाम याद रखने। सिम्टम्स नहीं आते एग्जाम में, मैं बता दूं आपको, सिर्फ यही आता है क्रेटिनिज्म, क्या हो रहा है, क्रेटिनिज्म, गोइटर, माइक्सोएडेमा, हाशिमाटो रोग, ग्रेव्स डिजीज। ये 5 किस ग्रंथि के डिसऑर्डर हैं? ये 5 के 5 थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर हैं। मतलब जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, उससे निकलने वाले हार्मोन कम या ज्यादा होते हैं, तो ऐसे बीमारियां देखने को मिलती हैं, ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। क्लियर है बेटा? ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड, पहला ग्रंथि कंप्लीट। दूसरा पढ़ते हैं इसी के जैसा मिलता जुलता पैराथायराइड ग्लैंड।
पैराथायरॉइड ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम है बेटा, नाम से देखो, पैरा थायरॉइड, थायरॉइड के पैरों में पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, नाम से क्लियर है बेटा, आप खुद देखो पैराथायरॉइड ग्रंथि कहां होती है, ये भी आपकी गर्दन में होती है, क्योंकि कुछ इस तरीके से आपकी क्या बनी हुई होती है, थायरॉइड। तो इसी थायरॉइड के इन चारों किनारों पे 1 2 3 4, ये 4 है पैराथायरॉइड। थायरॉइड के पैरों में या थायरॉइड के किनारों पे 4 किनारे हैं, तो 4 पैराथायरॉइड, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये नंबर में कितनी होती हैं, 4, लेकिन बेचारी सीधी सादी होती है, सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन, तो बेटा इनसे जो हार्मोन बनता है उस हार्मोन के 2-3 नाम होते हैं, हार्मोन एक ही है, नाम अलग अलग है। देखो क्या क्या, या तो इसे बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन, क्या बोलते हैं, कोलिप्स हार्मोन, साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, या बेटा इसी का ही एक और नाम होता है पैराथायरोक्सी हार्मोन, जिसमें नाम से दिख जाए आंसर एक ही होगा, पैराथायरोक्सी हार्मोन, पैराथायरोक्सी हार्मोन। इन तीनों में से जो भी नाम आपको दिखेगा आपका आंसर एक ही होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। थायराइड ग्रंथि के चारों किनारों पे 4 पैराथायरॉइड होती हैं, इनसे हार्मोन कोलिप्स हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथायरोक्सी हार्मोन, ये तीनों ही एक ही हार्मोन के नाम हैं, तीनों ही एक ही हार्मोन के नाम हैं। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, सुनो, जो काम कैल्सिटोनिन ने किया था जस्ट उसका अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन ने थोड़ी देर पहले बताया मैंने क्या किया, तो आप बताओगे मैम कैल्सिटोनिन ने जब हमारे खून के अंदर कैल्शियम ज्यादा था, खून के अंदर क्या है, कैल्शियम ज्यादा है, तो उस ज्यादा मात्रा के कैल्शियम को किसके पास छोड़ के आ गए थे, हड्डी के पास, मतलब हड्डी के पास कमी है कैल्शियम की, खून में ज्यादा है, तब तो कैल्सिटोनिन आता है। लेकिन बेटा जस्ट इसका अपोजिट हो जाए किसी दिन, अपोजिट क्या होगा कि बोन के पास ज्यादा पड़ा है, किसी हड्डी के पास कैल्शियम क्या है, ज्यादा मात्रा में है, और खून में कैल्शियम की क्या है बेटा, कमी है, खून में कैल्शियम की क्या है, कमी है, डिक्रीज है कैल्शियम, तो कौन से, अरे ये क्या हो गया, हाँ, तब कौन से हार्मोन निकलेंगे, ये हार्मोन पैराथायरोक्सी हार्मोन। तो ये जस्ट कैल्सिटोनिन का अपोजिट लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं मैम, पीडीएफ में ग्रेव्स डिजीज में क्या लिखा है, उच्च रक्तदाब, हाँ तो उच्च रक्तदाब का बात मतलब क्या बेटा, बीपी हाई होना, कौन बच्चा बोल रहा है कि पीडीएफ में ग्रेव्स डिजीज में उच्च रक्तदाब, तो सही तो है बेटा, उच्च रक्तदाब का मतलब क्या होगा, बीपी हाई, यही तो मैंने कहा है, बीपी हाई हो जाता है बेटा, ठीक है, यही मैंने कहा है। तो बेटा जो काम कैल्सिटोनिन ने किया, ध्यान से सुनो ना, एग्जाम में आते हैं, कैल्सिटोनिन जब कैल्शियम खून में ज्यादा है तब निकलता है, या मैं यूं कहूं हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है तब निकलता है, और कोलिप्स हार्मोन कब निकलते हैं, जब बोन के पास कैल्शियम ज्यादा है, खून के अंदर कैल्शियम की कमी।
है। अब बताओ खून में जो कैल्शियम है वो क्या करवाता है, ब्लड क्लोट करवाता है। तो खून में अगर कैल्शियम नहीं आएगा, कमी हो जाएगी, तो क्या ब्लड का क्लोट बन पाएगा? नहीं। इसलिए मैम हमेशा कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। हड्डी के पास भी, अगर हड्डी के पास कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हड्डी पतली हो जाएंगी, दुबली हो जाएंगी, हड्डियां फट जाएंगी, है ना। फटने का मतलब है काम करने लायक नहीं बचेंगी, उन्हें प्रॉपर खून नहीं बनेगा, सूख जाएंगी हड्डी, या उनमें प्रॉब्लम हो जाए, कुछ बीमारियां हो जाएंगी, टिटेनी, ऑस्ट्रोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां होने लग जाएंगी। तो ये हार्मोन जस्ट अपोजिट काम करता है किसका, कैल्सिटोनिन का। बेटा ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, मतलब एक ने जो काम किया उसके जस्ट अपोजिट दूसरा कर रहा है, देख लो आप। तो इन दोनों हार्मोन को कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन। क्या कहा जाता है, काउंटर एक्ट हार्मोन कहा जाता है। काउंटर एक्ट हार्मोन का होता है एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन, है ना। विरोधाभासी हार्मोन का मतलब हो गया कि ये हार्मोन, एक हार्मोन जो काम करता है उसका जस्ट अपोजिट दूसरा हार्मोन काम करता है। ऐसे दो पेयर होता है, एक पेयर तो ये हो गया, एक आगे बताऊंगी इंसुलिन और ग्लूकागोन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक ने जो काम करा उसका जस्ट अपोजिट दूसरा काम करता है। कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई मेरी बात? बस पैराथायराइड से यही आपको याद रखना है। अब बताओ, अगर पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन में कमी हो गई तो आप समझ सकते हैं ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके खून में कैल्शियम की मात्रा में कमी आ जाएगी, इसलिए। तो ये हो गई आपकी दूसरी ग्रंथि, कौन सी, पैराथायराइड। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर पे जो ग्रंथि आएगी वो लिखेंगे हम पीनियल बॉडी ग्लैंड, या पीनियल ग्लैंड, जैसे भी आपको लिखना है। वैसे अच्छा नाम तो लिखोगे तो यही अच्छा लगेगा, प्रॉपर नाम तो पीनियल बॉडी ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। ये ग्रंथि कहां होती है? सबसे पहले तो आपको मैंने लास्ट क्लास में वैसे इसकी लोकेशन बताई थी, आप लोग कमेंट करके बताओ कि कहां होती है। ब्रेन में होती है, बताया था ना कि ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथि बताई थी। एक बार कमेंट करके बताओ कि मैंने ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथियां आपको बताई थी। क्लास थोड़ा सा बफर हो रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट चला गया है। इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई बेटा, बफरिंग हो रहा है बेटा, इंटरनेट बिल्कुल चला गया है अभी तो, ब्लिंक कर रहा है। एक क्लास और भी है, कैसे हो पाएगी? थोड़ी देर रुको बेटा, एक बार मैं दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करती हूँ ना। अगर बफरिंग हो रही है तो रुको, एक बार दूसरा इंटरनेट। बट एक बार